हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री। सो गाइज, आज ये लास्ट लेक्चर है आपका करिकुलम स्टडीज़ का, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करिकुलम के टॉपिक से बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग पेड कोर्स से हैं, जो हमारा दिसंबर का बैच और जून का बैच चल रहा है, तो उन सभी लोगों के लिए मैंने एक नई चीज़ करना स्टार्ट किया है इस बार से कि अब आपको हर यूनिट के एंड पे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस हैं और जितने भी एक्सपेक्टेड हैं उसका पीडीएफ भी दूंगी और उसको मैं रिकॉर्ड करके भी दूंगी, जिससे जो आपकी बहुत टाइम की प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो अभी सारा करिकुलम का नोट्स आपको मिल गया है, सारी क्लासेस आपको मिल गए हैं, तो उसमें से अब आपको देखने के बाद अब आपको क्वेश्चंस चाहिए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन करके आप ये देखिएगा कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें एक पीपीटी में क्वेश्चन है, सेकंड में आंसर है और सारे आंसर को एंड में भी दिया है ताकि आप लोग अच्छे से कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो यूनिट 5 करिकुलम स्टडी ज्ञानश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर मोस्ट फैक्टर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है करिकुलम के इफेक्टिव होने में। ठीक है, तो करिकुलम जब हम बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो कंपेटेंसी है या फिर कोऑपरेशन है ऑफ द कम्युनिटी है, या कंपेटेंसी का मतलब जो क्षमताएं हैं शिक्षक की, या फिर इंटरेस्ट ऑफ बॉडी है, या लीडरशिप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आपको ये क्वेश्चन पहले पढ़ना है। ठीक है, अब आपको अपने आंसर भी कहीं पे लिखते जाना है ताकि आप एंड में ये इवैल्यूएट कर सकें कि आपका कितना स्कोर आया, और अपने स्कोर को प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब हम देखते हैं कि अब इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर है द इंटरेस्ट ऑफ बॉडी, यानी कि इसका टीचर आंसर क्यों नहीं है, कम्युनिटी क्यों नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि करिकुलम जो डेवलप करता है डिटर्मिनेशन, यानी कि जो यहाँ पे ऐसा फैक्टर जो करिकुलम को इफेक्टिव बनाता है। तो चाहे कोई भी बॉडी हो, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो सकता है, तो उसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी बॉडी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि टीचर ही हमेशा करिकुलम बनाए, जरूरी नहीं है कि कम्युनिटी ही हमेशा करिकुलम बनाए, और ज़रूरी नहीं है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही हमेशा करिकुलम को बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल करिकुलम शुड बी प्लान टू एग्री विद। जो स्कूल का करिकुलम है उसको कैसा प्लान होना चाहिए। द गोल्स, पर्पज एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं और जो रुचियां हैं उनके अनुसार होना चाहिए, या बुक्स के और सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, या कॉलेज के एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, या ट्रेनिंग और इंटरेस्ट ऑफ टीचर्स के हिसाब से होना चाहिए। तो इसका आंसर है द गोल, पर्पज एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी करिकुलम जब बनाया जाता है तो उसका मेन मुद्दा क्या है कि गोल्स, और गोल्स तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्टिव्स और इंटरेस्ट। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये तीनों ही पॉइंट आप ध्यान रखें। लक्ष्य, पर्पज यानी कि उद्देश्य, गोल्स आपके लक्ष्य, पर्पज को उद्देश्य बोलते हैं, इंटरेस्ट का मतलब है रुचि के अनुसार करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उसका मेन पर्पज क्या है, फैसिलिटेट पीपल डेवलपमेंट, जो लोग हैं उनका विकास करना। प्रोवाइड अ प्रोग्रेसिव स्कूल, ऐसा स्कूल जहाँ प्रोग्रेसिव स्कूल हो, या फिर कीप पीपल फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उनको उससे रोकना। मीट द डिमांड्स ऑफ द कम्युनिटी, या कम्युनिटी या समुदाय की आवश्यकताओं के, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग होना। तो इसका आंसर होगा फैसिलिटेट पीपल डेवलपमेंट। तो कुल मिला के कोई भी एक्स्ट्रा को करिकुलम में हम अपने गोल्स को पूरा करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं क्लासेस में, आपने देखा होगा डांस कराया जाता है ना, आपको बहुत सारे गेम्स खिलाए जाते हैं, बहुत सारे शो होते हैं, बहुत सारी विजिट्स होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। तो उनका काम क्या है कि आपका डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ टीचिंग लर्निंग नहीं है, इसका मतलब है एक बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेटजी अडॉप्ट इन इंडिया फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन के सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन की स्ट्रेटजी को क्यों अडॉप्ट किया गया। क्यों अडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो इंडिया में क्यों स्वीकार किया गया सार्वभौमिकरण का जो तथ्य होता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में सार्वभौमिकरण का जो संकल्पना है उसको क्यों स्वीकार किया गया है,
इनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए, रिटेशन को बढ़ाने के लिए, या फिर स्कूल प्रोविज़न ऑफ स्कूलिंग के लिए। तो इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इस यूनिवर्सिटी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा इसका आंसर था प्रोफेसर एस भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन ऑफ करिकुलम। यानी कि जो हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव योगात्मक और जो आपका तो जो रचनात्मक और योगात्मक जो आपका मूल्यांकन होता है, ठीक है। समेटिक का मतलब जो एग्जाम आप पूरा लास्ट में जो एग्ज़ाम देते हैं उसको हम समेटिव बोलते हैं। जो हम स्टार्टिंग में दे रहे होते हैं, यूनिट्स में दे रहे होते हैं, मंथली टेस्ट देते हैं, उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो इसमें करिकुलम का यहाँ पे क्या मीनिंग है। तो इसका जो पहला है पॉइंट यहाँ पे, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कंसीडर अ पार्ट ऑफ द कोर्स कंटेंट मिडवे ऑफ द कोर्स एंड प्रोवाइड फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव का मैंने आपको बताया था कि किस लिए होता है फॉर्मेटिव, कि बीच में, मिडवे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है आप इसको इसके साथ अटैच करके याद कर लो, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड कोर्स एंड प्रोवाइड फीडबैक्स, ठीक है। तो फीडबैक का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि बाद में आपको किसी भी चीज़ का मैं कहूँ कि मैंने कैसा पढ़ाया तो फीडबैक दीजिए। सेकेंड है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स। तो फॉर्मेटिव जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है, जो आपका चल रहा होता है कंटिन्यूसली, वो उस कोर्स के स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। थर्ड है आपका समेटिव इवैल्यूएशन कंसीडर द होल कोर्स कंटेंट एंड द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे समेटिव के साथ एंड ऑफ द कोर्स के होता है फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। एंड फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन आर कंप्लीमेंट्री, ठीक है। एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये कंप्लीट करते हैं। तो इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। तो आपका सही आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। यानी कि इसमें सेकेंड रॉन्ग था कि फॉर्मेटिव जो एवैल्यूएशन होता है वो पूरे कोर्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं होता है, वो यूनिट्स से रिलेटेड है या फिर वीकली जो टेस्ट होते हैं। तो सेकेंड रॉन्ग हो गया, थर्ड आपका करेक्ट था, फोर्थ आपका करेक्ट था और फर्स्ट आपका करेक्ट था। तो ये अब आपको डेफिनेशन की तरह भी आप याद रख सकते हैं, इससे आप नोट्स भी बना के याद रख सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत अच्छे सोर्स है नोट्स बनाने के लिए। अब जैसे आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में फर्स्ट पार्ट डाल दीजिए और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में फोर्थ पार्ट डाल दीजिए। अब आपको समेटिव का लिखना है तो थर्ड पार्ट डाल दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को एज ए सोर्स लिया करें। सेवेंथ पॉइंट है व्हाट आर द वेरियस कंसेप्ट ऑफ द करिकुलम। सो करिकुलम के वेरियस कंसेप्ट क्या क्या हैं? एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग। इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा कि जो हमारा करिकुलम है उसके जो आपके कंसेप्ट हैं, वेरियस कंसेप्ट हैं, उसमें हमारा एक्सपीरियंस, जो हमें एक्सपीरियंस होते हैं वो भी एक तरह से करिकुलम में आ जाता है। जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो भी आ जाता है और ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। टीचिंग करिकुलम में नहीं आता है, ये बात आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हैं। सो टीचिंग को कभी भी हम करिकुलम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइलर मॉडल। टाइलर का मॉडल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ तो आपको अच्छे से पता होगा इसका आंसर कि टाइलर के मॉडल में क्या दिया है। पर्पज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, वेरिफिकेशन ऑफ गोल, या फिर एम, सब्जेक्ट, कंटेंट, टीचिंग एवेल्युएशन है, या एम ऑफ एजुकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, टेस्टिंग एंड फीडबैक है, या सब्जेक्ट, कंटेंट, टीचिंग, लर्निंग एंड टेस्टिंग है। तो इसका आंसर होगा ए, जिसमें दिया हुआ है पर्पज, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, इफेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स। अब आपको करना क्या है कि आप टाइलर वाला मॉडल दोबारा से, जो स्लाइड मैंने टाइलर वाले मॉडल की दी थी, तो उसको अब आप देखेंगे और इसको फिर से वहाँ से पढ़ेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत हुआ है आपका तो ठीक है, और उसको वहाँ से करने की दोबारा कोशिश करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम फॉर द सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी जो लेवल है, माध्यमिक शिक्षा है, उसके लिए, माध्यमिक स्तर के लिए जो करिकुलम है उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सोशियो, इसमें पहला है सोशियो एंड साइकोलॉजिकल, यानी कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति की इंडिविजुअली नीड्स ऑफ सोशियो एंड साइकोलॉजिकल। सेकेंड है इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी। थ्रस्ट एरिया ऑफ द टाइम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड नेशनल एम ऑफ सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना था। तो इसका आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। यानी कि जो थर्ड है, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा था कि एरिया एट द टाइम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कि वो एरिया, थ्रस्ट एरिया जो किससे रिलेटेड है, जिस समय हम करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। कोई भी करिकुलम नेशनल एम को ही ध्यान में रख के बनाया जाता है तो ये सही होगा। इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स भी कहीं ना कहीं करिकुलम से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू ले द फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो करिकुलम का जो फाउंडेशन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, जो मैंने आपको नोट्स दिया था उसमें क्लियरली ये आंसर लिखा हुआ था, तो वो आपको ये आंसर आपने ठीक कर लिया होगा। तो इसका आंसर है फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है उसके भी यही 3 बेस हैं, उसके भी 3 फाउंडेशन होते हैं। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक और आपके मनोवैज्ञानिक आधार। फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्ड बाय द टर्म ऑफ करिकुलम। ये क्वेश्चन, इसका जो नोट्स मैंने आपको दिया था पीडीएफ में, उसमें भी ये लिखा हुआ है क्लियरली कि क्या करिकुलम का मीनिंग है। सो करिकुलम का मीनिंग क्या है कि द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, वो जो सब्जेक्ट दे रही है, आपको ऑफर कर रही है, वो है, या फिर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्स कंप्लीटेड टू क्वालिफाई फॉर अ लेवल ऑफ एजुकेशन। हमने बीए कर लिया तो हमने प्रैक्टिकल किया, या बीएड किया तो हमने थ्योरी पढ़ी और हमारा एक लेवल हो गया। ये थर्ड सी है, ऑर्गेनाइज्ड होल ऑफ लर्नर एंड अदर एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू रियलाइज सेट गोल्स, कि जो भी हमारे गोल्स हैं लर्निंग में, जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं इंस्टीट्यूशंस के, एजुकेशनल के इंस्टीट्यूशन के, उनको सेट करना। लास्ट है हमारा द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस इन द वेरियस सब्जेक्ट प्लस प्रैक्टिकल कोर्सेज एंड प्रोजेक्ट डिजर्टेशन। तो ये है, इनमें से देखें क्या है आंसर। इसका आंसर है ऑर्गेनाइज्ड होल लर्निंग। तो हमारी पूरी की पूरी लर्निंग को संगठित करना, ऑर्गेनाइज करना, एंड अदर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू रियलाइज सेट गोल्स। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि कुछ की टर्म्स होते हैं, जैसे हमने एक गोल्स जो वर्ड है, शुरू से आप देखिए ये बार बार आ रहा है, इंटरेस्ट ये वर्ड बार बार आ रहा है करिकुलम से रिलेटेड। ठीक है, तो लर्निंग, एक्सपीरियंस, तो ये कहीं ना कहीं इन की वर्ड्स को आप कैच करने की कोशिश करा करिए, जिससे आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन करें तो आपको एकदम से वो की वर्ड्स आपको ध्यान रहेंगे। आपको हो सकता है मैंने जो पढ़ाया वो भूल जाएंगे, लेकिन ये वर्ड्स आपको हमेशा माइंड में रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिस्टम एनालिसिस व्हेन अप्लाइड टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एज सब सिस्टम ऑफ द करिकुलम। तो जो भी सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली विश्लेषण होता है, उसमें क्लासरूम में जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अनुदेशन देते हैं, उसका सब सिस्टम को हम करिकुलम के एज ए सब सिस्टम के रूप में क्या होता है। तो इसमें पहला है, इट हेल्प्स टू डिज़ाइन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन डिफरेंटली, यानी कि ये हेल्प करता है कि क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो जो अलग अलग तरीके से हम डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन कर सकें। सेकेंड है, इट हेल्प टू एसिस द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, यानी कि इफेक्टिव बनाना। थर्ड है, इट हेल्प द टीचर टू वेरीफाई रिजल्ट एंड गेट फीडबैक, जिसमें क्या है, टीचर को रिजल्ट के लिए फीडबैक, रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, उसको टीचर को फीडबैक मिल सकती है। या फिर इसका लास्ट है, इट हेल्प एज अ नोवल मेथड ऑफ रिव्यूइंग क्लास इंस्ट्रक्शन। तो पूरी नोवल तरीके से हम क्लास को रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू करके इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो ये जो सिस्टम एनालिसिस है, तो व्हाट आर द यूज ऑफ, तो क्वेश्चन को समझेंगे हम। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, देखिए जैसे मैं पढ़ रही हूँ, हमेशा वैसे ही थोड़ा आदत डालें कि हम जब क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में, तो व्हाट आर द यूजेस
ऑफ सिस्टम एनालिसिस। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? सिस्टम एनालिसिस के बारे में। और सिस्टम एनालिसिस का मतलब क्या है कि एक सिस्टम है उसको हम किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि प्रणाली है, जो भी प्रणाली चल रही है उसको हम विश्लेषण कैसे करते हैं। तब जिस सिस्टम एनालिसिस व्हेन अप्लाइड टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, तो जब हम उसको क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो हम उसका सब सिस्टम ऑफ द करिकुलम, तो एज ए ये सब सिस्टम कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो इफेक्टिवनेस इससे पहले आ चुका है ना, हम इंस्ट्रक्शन डिफरेंट तरीके से देने के लिए, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो राइट है वो फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है एंड थर्ड राइट है, और इसमें फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा कि इट हेल्प्स एज अ नोवल मेथड। तो ये नोवल मेथड नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे करिकुलम को डिज़ाइन किया गया है वो दूसरी जगहों पे भी काम कर जाए। जो प्राइमरी के लिए है वो एलिमेंट वो आपका हायर में काम कर जाए, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, और दूसरा है मेथड फॉर रिव्यूइंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस मेथड के द्वारा क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन को दोबारा रिव्यू कर सकें। लेकिन जो ये 3 पॉइंट हैं, देखिए ये 3 पॉइंट बार बार आ रहे हैं। इंस्ट्रक्शन को डिफरेंटली देने के लिए, अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देने के लिए हेल्प करता है, ये मैंने आपको बताया। इफेक्टिवनेस के लिए हेल्प करता है, और रिजल्ट को वेरीफाई और फीडबैक को लेने के लिए भी हम सिस्टम एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको सिस्टम एनालिसिस वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following is a case of formative evaluation of curriculum? So इसमें से कौन सा केस है जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन पे लागू होता है? तो मिड में जो भी टेस्ट होते हैं, मतलब जो भी आपका कोर्स चल रहा है मिड वे में, बीच रास्ते में, इवन जो जैसे बीच क्लासेस में या फिर बीच सेशन में, बीच सेमेस्टर के बीच में जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब के सब फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इवेल्युएटिंग द करिकुलम कंसर्न इन द मिडिल ऑफ द कोर्स। तो इस वर्ड को पकड़िए और याद भी रखिए कि मिडिल, जो मिडिल शब्द है वो मिडिल शब्द किससे रिलेटेड है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। तो अगर मुझे तो पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ये देखूंगी हाँ मिडिल आ रहा है और बस एक नज़र में मुझे समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को, देखो मेरा तो हो चुका है, लेकिन आप लोगों को गलती नहीं करनी है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देखिए और उसके बाद इसको ध्यान से पढ़िए कि मिडिल तो आना ही चाहिए। ठीक है, अगर मान लो दूसरे में आ रहा है तो उसके और पॉइंट्स को देख लो, तो फीडबैक आ गया देखो। ठीक है, और कंसर्न द मिडिल ऑफ द कोर्स कलेक्टिंग व्यू ऑफ स्टूडेंट, तो हम इसमें टीचर्स एंड पेरेंट्स प्रोवाइडिंग फीडबैक। ठीक है, तो ये जो है वो किससे रिलेटेड है? आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बैलेंस्ड करिकुलम इज ऑल्सो नॉन एज। बैलेंस का मतलब क्या होता है? कि एक बैलेंस बना के चलना। ठीक है, तो बैलेंस करिकुलम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इंटीग्रेटेड, एक्सपीरियंस्ड, एक्टिविटी सेंटर एंड कोर करिकुलम, इसको बोलते हैं कोर करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 15, द करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन इंडिया एजुकेशन इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो ये हमारे यहाँ किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह का करिकुलम बनाया जाता है? तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, यानी कि भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम एजुकेशन करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है, करिकुलम का मतलब क्या है? तो ऑल एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट गेट इन स्कूल, या फिर जो भी हम सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड, या सिलेबस से रिलेटेड, या क्लासेस के एक्सपीरियंस, स्पोर्ट गेम से रिलेटेड। तो इसका आंसर होगा कि जो करिकुलम का मीनिंग है वो है ऑल एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट गेट इन स्कूल। ठीक है, तो ये भी आपको मैं पहले 1-2 क्वेश्चन में ये आ चुका है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, रिपीटिशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ सेम लेवल इन द टू कंसेक्यूटिव classes lack the quality of relevancy, flexibility, vertical organization and horizontal organization। ठीक है, तो जब सेम लेवल की बात होती है, जैसे मैं टीचर हूँ और मेरे बराबर में कोई टीचर है, ठीक है, तो हम लोगों के बीच में जो रिपीटेशन होगा कंसेप्ट्स का सेम लेवल में, तो सेम लेवल का मतलब बराबर का, तो बराबर में हमेशा क्या होता है? वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिल्डा टावा इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ। ठीक है, तो ये करिकुलम डेवलपमेंट में ही रहेगा, लेकिन ये जो अब आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हिल्डा टावा मॉडल अब आपके उससे शायद हटा दिया गया है न्यू वाले में, तो इसका जो आंसर होगा करिकुलम डेवलपमेंट। जो हिल्डा टावा है वो एक मॉडल उन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट का दिया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था और काफ़ी इनका नाम भी था। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट से बस इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर भले ही सिलेबस से हटा दिया गया लेकिन इतना तो पता होना ही चाहिए।
नेक्स्ट है द मेजर पर्पज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, क्यों कराई जाती हैं हमको को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं हेल्प करने के लिए, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, या फिर रिलीफ देने के लिए, या परमिशन देने के लिए। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ए कि हेल्प स्टूडेंट अचीव अ वेल एडजस्ट पर्सनैलिटी, की ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम इम्प्रूवमेंट शुड आ प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है ये। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये कि करिकुलम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम इज लैटिन वर्ड, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है, मेरे नोट्स में देखिए पहले ही जो पीपीटी बनाई थी व्हाट इज करिकुलम, तो उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया था कि इसका मतलब रन अवे होता है, कि आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करना, कि जो एक पथ दे दिया है कि आपको जो रन करना है, दौड़ना है, तो उसका वे क्या होगा। तो वे टीचर को बता दिया गया है कि आपको जो रन अवे कराना है अपना कोर्स सिलेबस, तो उसके लिए जो करिकुलम है वो क्या कर देता है, आपको एक गाइडेंस दे देता है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द करिकुलम डिजाइन टू मीट द नीड्स of all student is the program of study, the extra curriculum, जनरल एजुकेशन या स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। तो करिकुलम को जो डिज़ाइन किया जाता है जिससे सभी की नीड्स, सभी की जो नीड्स हैं उनको वो पूरा कर सकें। तो इस क्यों किया जाता है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी के लिए किया जाता है जिससे आप पढ़ सकें, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए, या जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए। तो करिकुलम को डिज़ाइन करने के सबसे जनरल एजुकेशन में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है करिकुलम इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड बाय। तो करिकुलम का जो इफेक्टिवनेस है वो कैसे डिटरमाइंड होता है, कैसे पहचाना जाएगा। पहला है टीचर कंपेटेंसी, दूसरा है कम्युनिटी का कोऑपरेशन, थर्ड है आपका स्टूडेंट इंटरेस्ट, एंड डी है आपका क्वालिटी ऑफ सुपरविजन। इसका आंसर होगा स्टूडेंट इंटरेस्ट। यानी कि किसी भी करिकुलम को तभी इफेक्टिव माना जाएगा, ये बहुत इफेक्टिव है जब वो स्टूडेंट की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो फिर देखिए इंटरेस्ट वर्ड आ गया है, तो इसका आंसर होगा इंटरेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द प्रेजेंट ट्रेंड इन करिकुलम डेवलपमेंट इज टू प्लेस एम्फेसिस ऑन। तो आज के टाइम पे किसको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी को, जिससे कंटेंट और मेथड को, या फिर लॉजिकल एक्सपीरियंस को, या इनमें से कोई नहीं है, ये दोनों। तो आज का आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर होना चाहिए दोनों। ठीक है, हाँ इसका आंसर होगा दोनों, कि जिससे कंटेंट पे भी ध्यान सकें और हमारे एक्सपीरियंस को भी हम यूज़ कर सकें। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन किकपैट्रिक करिकुलम एवोल्यूशन मॉडल। ठीक है, तो ये किकपैट्रिक वाला क्वेश्चन मैंने किकपैट्रिक के मॉडल में आपको कराया है, तो इस क्वेश्चन को तो आपको कर ही लेना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कितने लेवल है, इवन आपको इससे आगे का भी पता होना चाहिए कि जो लेवल है, मैंने आपको याद होगा तो इस तरह से एक बना के दिया था जिसमें कई सारे पार्ट्स थे ना। तो अगर मैं पूरा बना दूंगी तो आपको याद ही आ जाएगा। तो आपको वो आपको सारे पता होने चाहिए। तो इसका आंसर था 4। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CIPP मॉडल। तो CIPP जो मॉडल था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कंटेंट पे फोकस करना, एवेल्युएशन करना, या फिर रिसोर्सेज से रिलेटेड, या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो इसका आंसर होगा गाइस क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ करिकुलम। तो CIPP जो मॉडल का प्रयोग किया जाता है वो क्वालिटी को मैनेज करने, गुणवत्ता को सुधार करने के लिए, या गुणवत्ता के मैनेजमेंट के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हु डेवलप द CIPP मॉडल। CIPP मॉडल को किसने दिया था। तो अगर इस क्वेश्चन को शायद मेरे नोट्स में नहीं था लिखा हुआ था, तो देखिए टाइलर का मॉडल मैंने आपको पढ़ाया, स्क्रीवन का मॉडल मैंने आपको पढ़ाया, किकपैट्रिक का मॉडल मैंने आपको पढ़ाया, मैंने स्टेप-बीम का मॉडल आपको नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, स्टेप-बीम। सो आंसर, ये सारे आंसर गाइस दिए हुए हैं, इनको भी आप एक बार, अगर कोई आंसर आपको बाद में अगर देखना है तो इसको भी देख सकते हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ और आपको कितना समझ आ रहा है। ओके गाइस, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।